हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में आज हम लोग देखने वाले हैं कि दैनिक जीवन में जो होता है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी इन दोनों अभिक्रियाओं का उपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा है संक्षारण। जब कोई धातु वायु या जलवाष्प के एक साथ संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। यानी संक्षारण की जो क्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को ही हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीकरण जो होता है, संक्षारण की क्रिया में ऑक्सीकरण का योगदान होता है। ठीक है, दूसरा लिखा है विकृत गंधिता। यानी विकृत गंधिता का मतलब होता है जब भोजन को आप ज़्यादा दिनों तक रख देते हैं, जिससे हम अपने भाषा में बोलते हैं बासी भोजन, तो वही होता है विकृत या गंधिता। देखिए यहाँ पर लिखा है कि वासा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों को बहुत दिनों तक खुले छोड़ देने पर यह अपचयित हो जाता है, यानी वो खराब हो जाता है। यह क्रिया जो भी होती है, ये भी क्रिया जो होता है ये ऑक्सीकरण के द्वारा ही होता है। इसमें भी ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के चलते ही ये आपका भोजन जो होता है ये खराब होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर दिया गया है कि भोजन का पचना। भोजन का पचना भी जो है एक तरह का, ये हमारे शरीर में भोजन का पचना जो है ये एक तरह का ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही होता है। लिखा है कि शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकारक अभिक्रिया है जो भोजन को ऑक्सीकृत होकर ऊष्मा उत्सर्जित कराता है। यानी वह जो भोजन हमारे शरीर में जो पचते हैं ये एक तरह का आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये भोजन जो होते हैं हमारे शरीर में पचते हैं तो ये ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, वहाँ पे ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और उसके बाद ये हमारे ऊष्मा देते हैं जो हमारे शरीर को, ऊष्मा जो होता है वो हमारे शरीर को बल देता है। तो भोजन का पचना भी एक तरह से ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद लिखा है चौथा नंबर कि दहन की क्रिया। दहन की क्रिया में भी ऑक्सीकारक अभिक्रिया का योगदान होता है। जैसे लिखा है कि दहन की क्रिया भी एक तरह का ऑक्सीकारक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यानी ये भी जो होता है दहन की क्रिया ये भी एक तरह का ऑक्सीकारक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि दहन। दहन कहते किसे हैं, तो लिखा है कि दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग कर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करता है। दहन की क्रिया जो होता है ना, इस क्रिया में कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे दहन की क्रिया आप देखते हैं कि किसी भी वस्तु को जलाने की जो क्रिया होती है उसी को हम दहन की क्रिया कहते हैं। किसी भी वस्तु को जब जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन से संपर्क करता है, और ऑक्सीजन से संपर्क में आकर वो हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सी को जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 बनता है और ऊष्मा हमें प्रकाश मिलता है। किसी भी वस्तु को जब जलाइएगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ उजाला आपको ज़रूर मिलेगा, और उसका जो ताप होता है, ताप यानी ऊष्मा, वो आपको मिलेगा। यानी दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि सल्फर और ऑक्सीजन को जब जलाया जाता है, सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और यहाँ से भी ऊष्मा निकलता है और प्रकाश निकलता है। ठीक है, यानी ये भी हमको उजाला देता है और ताप देता है। ठीक है, अब लिखा गया है कुछ मुख्य बातें दहन के लिए, कि दहन की जो क्रिया होती है उनके लिए क्या क्या उपयोग मतलब शर्त हो सकता है, वो दहन की क्रिया जो होती है कब कब हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है कि दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना बहुत ज़रूरी है। यानी जब दहन की क्रिया कराया जाता है तो वहाँ दहनशील पदार्थ का होना चाहिए। यानी दहनशील पदार्थ कहने का मतलब हुआ कि वैसे पदार्थ जिनमें आग लग जाए। अब मान लीजिए आपको पत्थर दे दिया जाए, बोला जाए कि इसमें आग लगी है, तो वो दहन के लायक नहीं होता है, उसमें आग नहीं लग सकता है, तो वो अदहनशील पदार्थ होता है। यहाँ दहनशील पदार्थ होना चाहिए, यानी वैसा पदार्थ जिसमें आग लग जाए उस पदार्थ का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा शर्त बताया गया है कि दहन के लिए ऑक्सीजन तथा जलवाष्प का एक साथ होना आवश्यक है। यानी कहीं भी दहन होता हो तो वहाँ पे आप देखिएगा कि ऑक्सीजन तथा जलवाष्प दोनों एक ही साथ होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहाँ आग लगने की जो क्रिया होती है वो नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा इनका शर्त लिखवाया गया कि दहन के लिए ज्वलन ताप की प्राप्ति होना ज़रूरी है। किसी भी पदार्थ को जब जलाइएगा ना तो उसका एक ताप होता है जिस ताप पर वह जाकर जलना प्रारंभ करता है। अगर उसका ताप नहीं मिलता है तो वो पदार्थ नहीं जल सकता है। जैसे आप पुआल देखे होंगे और एक लकड़ी का टुकड़ा देखिएगा तो पुआल जो होता है बहुत आसानी से जल जाता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप जो होता है बहुत कम होता है। लेकिन अगर उसी माचिस के तिल्ली से, जिस माचिस के तिल्ली से आप पुआल जलाते हैं, उसी माचिस के तिल्ली से अगर आपको लकड़ी का टुकड़ा जलाने के लिए कहा जाए
तो वो नहीं जलता है, लकड़ी का टुकड़ा नहीं जलता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति, आप जिस वस्तु को जला रहे हैं उस वस्तु को ज्वलन ताप से ज़्यादा आपको ताप देना होगा, तब जाके वो वस्तु जल सकता है। ठीक है, अब लिखा है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो लिखा है कि जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जिस ताप पर पहुंचकर वो जलना प्रारंभ कर देता है तो उस ताप को ज्वलन ताप कहा जाता है। ठीक है, लिखा गया है कि ज्वाला क्या है। ज्वाला, देखिए ज्वाला दहन जैसे पढ़े थे, दहन वैसे ही ये क्रिया होता है। ज्वाला, ज्वाला भी दहन से ही रिलेटिव है। लिखा है कि ज्वाला एक ऐसी क्षेत्र है जहाँ दहनशील गैसीय पदार्थ जलकर ताप और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे आप देखिएगा कि लौह समझ में आता है, लौह, जैसे आप देखिए कि किसी भी वस्तु को जब जलाया जाता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ लौह निकलता है, उसी लौह को हम ज्वाला कहते हैं। यानी कि वहाँ से कुछ ना कुछ प्रकाश के साथ कोई भी वस्तु जलती है, वही जो जलती हुई वस्तु प्रकाश हमें दिखाई देता है उसी को हम ज्वाला कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मोमबत्ती का ज्वाला, मोमबत्ती यहाँ पे जल रही है तो ये जो जलने वाली क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं ज्वाला क्षेत्र। ठीक है, अब अगले दिन हम लोग को पढ़ना है कि मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र क्या होता है।